नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 भौतिक व रासायनिक परिवर्तन अपने पिछले वीडियो में ये कर रहे थे लेसन। तो उससे आगे देखो क्या है। 6.8 क्रियाकलाप पर छोड़ा था कि क्या क्रियाकलाप है कि किसी प्रणाली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। पहले सिरका ले लो और खाने का सोडा डालिए। आपको बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। गैस के बुलबुले बाहर निकलते हुए भी दिखाई देंगे। ध्वनि सुनाई देगी और बाहर निकलते हुए वह बुलबुले भी आपको दिखाई देंगे। इस गैस को आप चित्र दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें दिखाया गया है। व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने का पानी में से गुजारिए। तो चूने का पानी तैयार कर लो एक जगह ताज़ा बना हुआ, और जिसमें सिरका लेकर आपने खाने का सोडा डाला, उससे जो गैस निकलेगी उस गैस को, इस बुदबुदाहट को आप ताज़े बने हुए इसमें से क्या करोगे, निकालोगे। तो चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको दिया हुआ कि सिरका प्लस खाने का सोडा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ में से आप निकालोगे तो चूने का पानी इससे जो क्रिया है प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं, अपने सांस लेते हैं, तो इसमें से कौन सी तो गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस तो ग्रहण करते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो यही लाइन इसमें लिखी है कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 तक आपने देखा है कि प्रत्येक परिवर्तन में क्या होता है, एक अधिक नया पदार्थ बनता है। आपने क्या किया, सिरका लिया, सिरके में खाने का सोडा डाला तो उसमें से गैस निकलती है, और उस गैस को आपने क्या किया, चूने के ताज़ा बने चूने के पानी में प्रवाहित किया। तो चूने के पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, और दूधिया होने का जो कारण है उसमें कौन सा पदार्थ बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन तीनों प्रयोगों में आपको यही दर्शाया गया है कि एक नया पदार्थ बनता है। देखो क्रियाकलाप 6.6 में तो मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति जलाने पर एक बसम नाम का एक नया पदार्थ बना, और 6.7 में लोहे के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट व कॉपर बनते हैं, दोनों ही नए पदार्थ हैं। और 6.8 में क्या हुआ, चूने का पानी दूधिया हो गया, और उसमें कौन सा पदार्थ नया बना, CaCO3। देखो नया पदार्थ बनता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसकी अवस्था में उसके बाहरी आकार रंग रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। और यह परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन तो क्या होता है, उत्क्रमणीय भी होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, वापस वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकती। तो यह परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें एक या अधिक पदार्थ नए बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और सभी नए रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक परिवर्तनों की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। ऊष्मा और प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त या उनका अवशोषित होना, कि ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है, अवशोषित भी हो सकती है, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है कि गैस बाहर निकलती है तो उसकी फुसफुसाहट होती है। गंध में परिवर्तन हो जाता है, नई गैस बनती है तो कोई ना कोई नई गंध उत्पन्न होती है। रंग में परिवर्तन होता है, जैसे चूने का पानी क्या हो गया था, दूधिया हो गया था, कोई गैस बन जाती है। और इन्हीं उदाहरणों के बारे में अपने विचार करते हैं। क्या आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी, पत्तियों का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोयला सारा कुछ जल के क्या बनते हैं, भस्म बनते हैं, राख बनते हैं। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है।
जलने के साथ सदैव क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। आग जलती है, लकड़ी जलाती हैं तो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और उससे क्या बनता है, नया पदार्थ, राख बनती है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, सड़ गल जाती है, उसमें क्या आती है, दुर्गंध आने लगती है। तो क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? देखो, सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन परत की परत के बारे में तो सुना ही होगा। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, उनको अवशोषित कर लेती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न है। क्या ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोनिस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं, और यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का टुकड़ा लीजिए और कुछ देर कर काट कर रख दीजिए और आप देख सकते हो। इसी भी प्रकार आप आलू, बैंगन के टुकड़े को भी दोहरा सकते हो। ऐसी स्थिति में रंग में परिवर्तन वास्तव में किसी एक पदार्थ बनने के कारण होता है। तो यह परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है या है? ये देखो, अध्याय 1 में आपने देखा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा समय बनाते हैं। क्या यह प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे? पहली ने कहा पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन क्रिया की, उदासीकरण की प्रक्रिया, मतलब बहुत सारी ऐसे उदाहरण आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्या यह रासायनिक परिवर्तन है? तो ये सारे ही रासायनिक परिवर्तन हैं। लोहे में जंग लगना, इस घटना के बारे में अपने पुनः विचार करते हैं कि यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। कि अपने कई मतलब महीनों तक, साल तक किसी वस्तु को ना छेड़ें, अपने छोड़ दें खुली जगह, तो जंग लगकर वो वस्तु क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने, अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। एक चीज़ की उपस्थिति से जंग नहीं लगती। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो या नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। ओह, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं को जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट है तो वहाँ की जो वाष्प है वो क्या है, ज़्यादा ऊपर है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन या जल या दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका सरल उपाय है कि हमने उस पर पेंट करके भी उसको बचा सकते हैं। तो ये आपको जंग के बारे में ही बताया गया है कि जंग लगती है तो उसको कैसे बचा सकते हैं, पेंट करने से कैसे क्षति होती है और कैसी नहीं होती। इसके बाद है क्रिस्टलीकरण। 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाला जो नमक है वो शुद्ध नहीं होता और क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। को शुद्ध करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है और यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 6.9 क्रियाकलाप दे रखा है कि जिसमें अंतर्गत आपको बताया गया है कि आप क्रिस्टल कैसे बना सकते हैं और देख सकते हैं। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है और आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के रूप में अब आप पहचान सकते हो। भौतिक परिवर्तन में उसके बाहरी रंग, रूप, आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।